दोस्तों नमस्कार। आजकल ध्रुव राठी जो कि एक पुराने यूट्यूबर हैं और जो जर्मनी में रहते हैं, पता नहीं क्यों इनके वीडियो से लोगों को परेशानियां होती हैं। शायद इनकी वीडियो लोगों को परेशानी क्रिएट करते हैं और किसे करते हैं ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं। एक डर बनाते हैं, खौफ बनाते हैं, क्योंकि शायद उसकी वजह यह है क्योंकि ये ध्रुव राठी जी हमारी मौजूदा सरकार के हमेशा जो काम है, कारनामे हैं, उनका बयान करते हैं, उसे बताते हैं कि उनके कार्य कैसे हैं, काम उनका क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। हो सकता है यही वजह हो कि ध्रुव राठी जी की जब भी वीडियो आती है, तो वो चौंकाने वाली होती है। वो मुझे नहीं, आपको नहीं, वो सभी को चौंकाते हैं। चाहे वो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट हो या केंद्र की गवर्नमेंट हो। सभी को एक खौफ, एक टेरर बनता है उनकी वीडियो देखकर। और क्यों ना हो, क्योंकि वो सच्चाई बयान करते हैं और बताते हैं कि किस तरह होना चाहिए और किस तरह हो रहा है। जैसे दोस्तों अभी उन्होंने एक वीडियो निकाली थी जिसका नाम था लद्दाख इन डेंजर। लद्दाख खतरे में है क्योंकि लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा है। करीब 30,000 लद्दाख के रहने वाले धरने पर हैं, बैठे हैं और सड़कों पर उतरे हुए हैं और अपनी हक की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक टीचर है सोनम वांगचुक, वो तो 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठे हैं। लद्दाख की जनता और सोनम वांगचुक जी ये नहीं चाहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां या कॉपरेट या किसी भी तरह की दखलंदाजी लद्दाख में हो, ये वो मंजूर नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सड़कों को भर दिया है और आमरण अनशन की तैयारियां कर दी, उस पर बैठ भी चुके हैं, जिसका पूरा पूरा खुलासा ध्रुव राठी जी ने अपनी वीडियो में किया है। तो दोस्तों लीजिए सुनिए ध्रुव राठी जी ने वीडियो में क्या बोला है। सुनकर लगेगा कि नंबर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 30,000 का मतलब है कि पूरी यूनियन टेरिटरी की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन सब एक जगह पर इकट्ठे थे अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने। 6 मार्च को जब बातचीत के बाद भी सरकार ने लोगों की नहीं सुनी, तो फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने फैसला किया कि वो एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठेंगे। एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। 21 दिन का अनशन जो एक आमरण अनशन बन सकता है। सोचकर देखो, अगर देश के किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी खबर होगी। लेकिन जिस तरीके से इस खबर को दबाया जा रहा है न्यूज चैनल्स के द्वारा, ये बहुत ही शॉकिंग है देखना। प्रोटेस्टर्स की आखिर क्या डिमांड्स हैं, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि ये कहानी सिर्फ लद्दाख की नहीं है। यही कहानी देश के कोने कोने में आज के दिन रची जा रही है। जो पॉलिटिकल कॉर्पोरेट माफिया आज के दिन लद्दाख को खतरे में डाल रहा है, ये वही माफिया है जिसने हसदेव के जंगलों को तबाह कर दिया, मणिपुर की पहाड़ियों में आग लगा दी, बक्सवाहा को तबाह करने पर तुला है। ये वही माफिया है जिसकी वजह से जोशीमठ डूब रहा है, जिसकी वजह से उत्तर काशी की सुरंग गिरी और जिससे आज लक्षद्वीप भी खतरे में है। ये माफिया जिसे अगर रोका ना गया तो ये देश को दीमक की तरह धीरे धीरे खा जाएगा, अंदर से खोखला कर देगा। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रांचो ने फिल्म में किए थे, वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में किए हैं। 2021 में इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए ये एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स बनवाए थे। इसकी मदद से हमारे जवानों को लद्दाख की कड़कती हुई ठंड में भी एक रहने की कंफर्टेबल जगह मिल पाई। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने लद्दाख में कई सारी कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स को भी डिजाइन किया है और आइस स्तूपास का कॉन्सेप्ट भी यही लेकर आए थे। लद्दाख में वाटर शॉर्टेज से डील करने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का। यही कारण है कि इन्हें थ्रू आउट द ईयर्स ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया, चाहे वो रामोन मार्क्सेस अवार्ड हो, ग्रीन टीचर का अवार्ड हो या फिर यूनेस्को की तरफ से अवार्ड ही क्यों ना हो। तो आज जब यही सोनम वांगचुक एक इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हैं, कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम है लद्दाख में डेमोक्रेसी की, लद्दाख के पर्यावरण की और लद्दाख के लोगों के राइट्स की। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं यहाँ पर।
पहला, लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 एमपीज दिए जाए। करंटली सिर्फ 1 एमपी लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 एमपीज। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले ये 6 शेड्यूल क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है, देश के आदिवासी लोगों को। इसके अनुसार ट्राइबल एरियाज में डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी लोग अपने खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बना सकते हैं। इन्हें एडीसीज और एआरसीज भी कहा जाता है और ये बेसिकली इलेक्टेड बॉडीज हैं जिनके पास पावर है ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर करने की। लोकल लेवल पर आदिवासी लोग अपनी जमीन को लेकर, अपने जंगलों को लेकर, अपने सोशल कल्चरल कस्टम्स को लेकर अपने कानून खुद बना पाए। बाहर के लोग आकर उनकी जमीन, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना कर पाए। आज के दिन ये 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज में। अब आप सोचोगे कि लद्दाख में तो कोई जंगल नहीं होते, तो लद्दाख के लोग इसकी क्यों डिमांड कर रहे हैं? इसके पीछे 3 मेन कारण है दोस्तों। पहला, ये बात सही है कि लद्दाख में कोई ज्यादा जंगल नहीं देखने को मिलते, लेकिन हर एरिया की अपनी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी होती है। और सोनम जी ने कई बार समझाया है कि लद्दाख का जो एरिया है वो क्लाइमेट चेंज को कंसिडर करते हुए बहुत ज्यादा वल्नरेबल एरिया है। The mountains are facing the wrath of nature in the face of climate change. अगर इस एरिया में रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने दिया गया तो लद्दाख के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, इन सब की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, लद्दाख की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आती है। एनसीएसटी के अनुसार लेह में करीब 66.8% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है, कारगिल में 83% और कुछ एरियाज में तो 99% तक जाती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, 6 शेड्यूल लद्दाख के लोगों को अपना डेमोक्रेटिक अधिकार देगा। आज के दिन लद्दाख के लोगों के पास डेमोक्रेसी के नाम पर है क्या? खुद ही सोचकर देखिए। अगस्त 2019 में जब से आर्टिकल 370 हटाया था, लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी। लोगों को 370 हटाने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकार ने किया उससे दिक्कत थी। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक फुल स्टेट हुआ करता था। 2019 के बाद से उसे डाउनग्रेड करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। यही चीज जेएनके के फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी कही थी। वो 370 हटाने से ज्यादा इसका बुरा मानते हैं। बिल्कुल, तो किया क्यों ये? इसमें भी मेरी कोई सलाह नहीं थी, लेते तो मैं मना करता। जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को तो फिर भी अपनी विधानसभा, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई, लेकिन लद्दाख से तो वो हक भी छीन लिया गया। 2019 से पहले जब जम्मू एंड कश्मीर की फुल स्टेट हुआ करती थी, लद्दाख की तरफ से 4 एमएलएज होते थे, लेकिन आज के दिन ये नंबर 0 बन गया है। दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां भी स्टेट लेवल पर एक सरकार एग्जिस्ट करती है जिसे आप वोट दे सकते हो, जिसे आप चुन सकते हो। वो अलग बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली सरकार से भी पावर्स छीनने की जबरदस्त कोशिश करी है पिछले कुछ सालों में, लेकिन लद्दाख से तो पूरा का पूरा हक ही छीन लिया गया है। स्टेट लेवल पर कुछ है ही नहीं जिसे आप वोट देकर चुन सको। इससे ऊपर के लेवल पर लद्दाख के लोग सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस में वोट डालने जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें सिर्फ 1 एमपी दिया गया है। यही कारण है इन सारी डिमांड्स के पीछे। लोकल लेवल पर हमें 6 शेड्यूल में इंक्लूड करो ताकि हम अपने एडीसीज, एआरसीज को चुन पाए, हम अपनी जमीन को प्रोटेक्ट कर पाए। स्टेट लेवल पर हमें फुल स्टेटहुड दो, और वो नहीं देना तो कम से कम एक लेजिस्लेटिव असेंबली तो दो कि हम अपनी सरकार चुन सके। और सेंट्रल लेवल पर हमें 2 एमपीज दो, नहीं तो ये डेमोक्रेसी के नाम पर क्या नाटक चल रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इससे फर्क नहीं पड़ता आप मेरी रीजनिंग से एग्री करो या ना करो, क्योंकि आज से 4 साल पहले बीजेपी ने खुद डिमांड उठाई थी लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने की। आखिर क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी अब इस डिमांड को पूरा करना नहीं चाहती? ये कारण बड़ा दिलचस्प है और काफी प्रिडिक्टेबल भी है अगर आप बीजेपी की पॉलिटिक्स समझते हो तो। क्या है ये कारण, इसकी बात आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और गहराई से समझना चाहते हैं तो कुक्कू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसमें डिटेल में समझाया है कि हमारे देश का ये महान कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक्चुअली में कैसे बना, क्या इतिहास था इसके पीछे। कुक्कू एफएम को अगर आप नहीं जानते, ये एक ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी ही ऑडियो बुक्स मौजूद है ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक्स पर, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, फिक्शन हो या सेल्फ हेल्प हो। डाउनलोड करके खुद ही ट्राई करके देखिए, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उस लिंक को इस्तेमाल करने से आपको एक बहुत बड़ा 70% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। इनफैक्ट डिमांड ही नहीं, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल ऊपर लिखा था कि हम लद्दाख को 6 शेड्यूल देंगे। ये देखिए इनके मैनिफेस्टो में क्लियरली क्या लिखा हुआ है। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे,
आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। सितंबर 2019 में यह पहली बार था कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने रेकमेंड किया था लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगस्त 2020 में लद्दाख के लोगों ने पहली बार अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी। सितंबर 2020 में इस चीज को लेकर पहला मास प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में। 2020 में ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की इलेक्शंस होनी थी लद्दाख में, और इलेक्शन से पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद वादा किया कि इलेक्शंस के 15 दिन बाद वो इन डिमांड्स को पूरा करेंगे। इसको देखकर प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिए गए और बीजेपी ने इन इलेक्शंस को 15 सीट्स के साथ जीता, लेकिन उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिसंबर 2021, नवंबर 2022 2 और प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। बीच में सरकार के साथ काफी बातचीत भी हुई, लेकिन मैनिफेस्टो में लिखने के बावजूद सरकार हमेशा इस डिमांड को मना करती रही। यही कारण कि आज ये इनडेफिनेट फास्ट आप देख रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से किया जा रहा हो, जैसा आपने देखा पिछले कई सालों से बार बार लोगों ने अपनी डिमांड्स उठाई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि मोदी सरकार को आखिर दिक्कत क्या है डिमांड पूरी करने में। ऐसा तो नहीं है कि लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो पूरा देश इधर उधर उलट पुलट हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी डिमांड है और कोई नुकसान भी नहीं है मोदी सरकार का, बीजेपी का ये करने में। आखिर उन्होंने अपने ही मैनिफेस्टो में खुद लिखा था ये करेंगे। क्या कारण हो सकता है यहां पर? एडीसीज के फंक्शंस के बारे में एक लाइन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा, स्क्रीन पर देखिए। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। नोटिस किया आपने? लैंड्स, फॉरेस्ट। इसका मतलब है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर ऐड कर दिया गया तो मोदी सरकार के पास ये पावर नहीं रहेगी लद्दाख की जमीन के ऊपर। इसका मतलब लद्दाख की जमीन को, लद्दाख के जंगलों को प्रधानमंत्री मोदी अपने मित्र को नहीं बेच सकते। वो तो ये चाहते थे कि यहाँ के हर घाटी में खनन हो, माइनिंग हो, उद्योग लगे, और लद्दाख के लोगों को इसी बात का डर था। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग नहीं चाहते कि उनकी जमीन को कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन के लिए ओपन अप किया जाए। ऐसा करना ना सिर्फ वहां के लोगों से उनका अधिकार छीनना होगा, बल्कि देश के पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। लद्दाख एक बेहद सुंदर लेकिन इकोलॉजिकली सेंसिटिव हिस्सा है देश का। यहाँ के पहाड़, यहाँ की वादियां इतनी अनोखी हैं जैसी दुनिया में कहीं और नहीं। दुनिया की सबसे रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड या टिबेटन एंटीलोप। यहाँ की लेक्स का पानी इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना साफ है कि देखकर यकीन नहीं होगा कि इतनी सफाई भी कहीं हो सकती है। और अगर आप कभी लद्दाख गए हैं तो आप जानते होंगे कि यहाँ के लोग कितने भोले और कितने साफ दिल के हैं। इन लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, ये मोनेस्ट्रीज और ये फेस्टिवल्स इतने बेहतरीन है कि दुनिया भर से लोग आते हैं इन्हें देखने। मेरा मानना है कि हर इंडियन का यह कर्तव्य होना चाहिए लद्दाख जैसी इन्वायरमेंट और कल्चरल डाइवर्स प्लेस को बचाए रखना। ऐसी जगहें हमारे देश के अनमोल रत्न हैं, लेकिन हमारी सरकार आज के दिन इन अनमोल रत्नों को किस तरीके से ट्रीट कर रही है, उससे सरकार की नीयत के बारे में बहुत पता चलता है। आज के दिन मणिपुर कितने महीनों से जल रहा है, सिविल वॉर की हालत में है, और प्रधानमंत्री मोदी वहां जाने तक को तैयार नहीं है। लेकिन मणिपुर की इस हालत के पीछे भी एक कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का कारण है। इसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल काटा जा रहा है। कितनी ही रील्स लोगों ने बना ली उस जंगल को बचाने के लिए, लेकिन माइनिंग के लिए उसे ओपन अप कर दिया सरकार ने। किसको फायदा मिल रहा है उससे? जनता को या सिर्फ ऊपर बैठे प्रधानमंत्री के मित्रों को? ये कहानी सिर्फ लद्दाख, मणिपुर या हसदेव की नहीं है दोस्तों। यहाँ एक बड़े स्केल पर कोशिश की जा रही है देश के जंगलों को बेचने की, देश के पहाड़ों को बेचने की, देश की जमीन को बेचने की। और इस सब कॉर्पोरेट एक्सप्लॉयटेशन का फायदा सिर्फ ऊपर बैठे कुछ चंद लोगों को मिल रहा है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी जी की अभी एक वीडियो और वायरल हुई है जो आजकल काफी सोशल मीडिया में इधर उधर घूम रही है, जिसका नाम था इन इंडिया वी कमिंग अ डिक्टेटरशिप चंडीगढ़ इलेक्शन, जिसने तो तहलका ही मचा कर रख दिया। जिसने उन्होंने खुलासा किया है कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में किस तरह से आप और कांग्रेस के साथ दगाबाजी करके, धोखेबाजी करके बीजेपी का मेयर बनाया गया है। तो दोस्तों, उन्होंने A to Z खुलासा किया है, पूरा बताया और बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो भी आप देखें और समझें और समझने की कोशिश करें कि हमारा देश
कहाँ और किस दिशा में जा रहा है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए ध्रुव राठी जी की ये वीडियो और इसे सुनिए, समझिए और 2024 के आने वाले चुनाव में ध्यान दीजिए और उसका पर अमल कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो, ध्रुव राठी जी ने क्या बोला है। हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, ये एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इस सवाल को सुनकर जवाब देंगे ऑब्वियसली नहीं, हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसको वोट दे सकते हैं, जिस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी तो है हमारे देश में। लेकिन ये सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूं वो काफी शॉकिंग होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे इस सवाल का वाकई में सही जवाब क्या है। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूंगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। डेमोक्रेसी के ऊपर डिस्कशन करने से पहले दोस्तों हमें यह जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस कॉन्सेप्ट पर बहुत भारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। मजाक नहीं कर रहा, रेगुलर इलेक्शंस होती है नॉर्थ कोरिया में, 100% वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है उन इलेक्शंस में। लेकिन बस फर्क यह है कि अगर आप सरकार के द्वारा चुने गए ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनल कंसिडर किया जाता है, आपकी जॉब छीन ली जा सकती है, आपका घर छीन लिया जा सकता है। और बात अगर यहां सिर्फ डेमोक्रेसी शब्द की है तो नॉर्थ कोरिया देश का जो ऑफिशियल नाम है डेमोक्रेसी शब्द तो उसमें भी आता है। नॉर्थ कोरिया को डीपीआरके करके पुकारा जाता है उनकी सरकार के द्वारा, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन सच्चाई क्या है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी एक डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है, लेकिन इलेक्शंस तो वहां भी होती है। बस फर्क ये है कि जो भी कैंडिडेट पुतिन के खिलाफ खड़ा होता है वो किसी ना किसी कारण से कभी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी वो अचानक से मार दिया जाता है। तो इससे एक बात साफ हो जानी चाहिए आपको कि सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि देश डेमोक्रेसी बन गया। इलेक्शंस फ्री और फेयर होनी चाहिए। फ्री मतलब जनता को आजादी है, जिसके लिए वो वोट डालना चाहें उसके लिए डाल सकते हैं, और फेयर का मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जीतने का एक फेयर चांस है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी के पास कुछ ज्यादा ही एडवांटेज हो। हाल ही में चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक अलायंस बनाई थी जिनके कुल मिलाकर टोटल में 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35। पार्टी के वोट्स को देखकर यह बात क्लियर थी कि ये इलेक्शंस ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शंस एक्चुअली में हुई तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो क्या किया।
इन्होंने 8 कांग्रेस और एपी के वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ यहां पर, इसे सीसीटीवी कैमरा में भी कैप्चर किया गया। इनफैक्ट ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़े गए। इनकी शक्ल देखो, मतलब जैसे कैमरा की ओर देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़े गए। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि ये सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया, लेकिन सवाल ये, अगर यहां एक सीसीटीवी कैमरा ना होता और बैलेट पेपर्स ना होते तो क्या ये चोरी पकड़ी जाती? ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों। इससे पहले इस खबर को देखो, 2021 की खबर। असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी में एक ईवीएम मशीन पाई गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को रीपोल ऑर्डर करना पड़ा इस जगह का। लेकिन इतनी पहले की बात करने की जरूरत ही क्या है, इसी महीने की खबर को देख लो। फरवरी 2024, 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहां पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहां फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो देश भर में कंडक्ट करवाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ही एक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल है और बायस्ड है। यह एक्यूजिशन बहुत पुराना है। सबसे पहले बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ने यह आरोप लगाया था। सही सुना आपने, मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया था। हालांकि वो इसके बाद हुई इलेक्शंस को जीत गए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर इतने आरोप लगाए गए हैं कि प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश करी है, इस तरीके से स्केड्यूल बनाने की कोशिश करी है इलेक्शंस का कि फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी क्लियर डायरेक्शंस दे रखी हैं कि इंडियन आर्मी का नाम कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पॉलिटिकल कैंपेन्स में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था। यह भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई है। एनडीटीवी ने उस वक्त यह भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई इन 7 में से 5 केसेस में। यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहां क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है। ये एक डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमिटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा, एक तरफ बायस नहीं होगा। लेकिन कुछ ही महीने पहले सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमिटी में। तो 3 मेंबर की कमिटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहां पर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां कोई एक्शन नहीं लिया, ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता।
आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो यह भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़ रुपए में से 10,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के पास गए, 1,500 करोड़ कांग्रेस के पास और 800 करोड़ टीएमसी के पास। ये सारे अमाउंट्स इलेक्शन की स्पेंडिंग लिमिट से ज्यादा है। बीजेपी लीडर उमा भारती ने एक बार कहा था, इलेक्शंस एक चॉइस है बैड और वर्स के बीच में, जो कि बात सही है। लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहां से ला पाएगा? अपनी हवा अपनी लहर कैसे चला पाएगा? स्पेशली जब दूसरी तरफ पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए हों। प्रॉब्लम यहां सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है। अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहां पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूं। लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। लेकिन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचें तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अब ये सोचो, इन एमएलएस के घर पर क्या कहानी चलती होगी। जो नेता इन एमएलएस को खरीद कर घर आया है, अपने बीवी बच्चों को क्या कहता होगा? अरे कहाँ हो जी, जल्दी आओ, बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूं, जनता की आवाज को दबाकर आया हूं, लोकतंत्र का गला घोट कर आया हूं, लाओ जी लाओ, मिठाई लाओ। और दूसरा एमएलए जो बिक गया है कुछ करोड़ पैसों के लिए, वो अपने घर में जाकर क्या कहता होगा? ये देखो मेरे बच्चों, कितना सारा पैसा लाया हूं, भारत माता के दामन पर आज हॉर्स ट्रेडिंग का दाग लगाकर आया हूं, लो मिठाई खाओ। ऐसे नेताओं पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन साथ ही दया भी कि ये कितने मिजरेबल हैं, कितने नीचे गिरे हुए हैं। अच्छा, पैसे का लालच दिखाना और हॉर्स ट्रेडिंग करना तो सिर्फ एक तरीका है। इससे नहीं माना कोई एमएलए तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, ईडी का इस्तेमाल करना, ईडी की वेपनाइजेशन। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन करी थी कि कैसे सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने बताया कि 3,000 से ज्यादा रेड्स करी है इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर। 2014 से अगर कंपेयर करो तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है ईडी केसेस में जो पॉलिटिशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, और 95% केसेस सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। ईडी ने जवाब में कहा कि हमारा कन्विक्शन रेट बड़ा हाई है, 96% का कन्विक्शन रेट है, क्योंकि 25 केसेस के ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसेस में कन्विक्शन देखने को मिला। लेकिन सच्चाई पता है क्या है? 2005 से लेकर आज तक टोटल में 5,900 से ज्यादा केसेस रजिस्टर किए हैं ईडी ने। ट्रायल सिर्फ 25 केसेस में हुआ है, कन्विक्शन सिर्फ 24 केसेस में, यानी कि सिर्फ 0.5% केसेस काम के निकले। जब भी किसी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन पर करप्शन का आरोप लगता है और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, अचानक से वो साफ हो जाता है, सारे केसेस उसके खिलाफ ड्रॉप कर दिए जाते हैं। किसी ने इसके ऊपर एक पोएम भी लिखी थी, वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे पहले, उन पर आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का। सीबीआई ने उन्हें क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया नवंबर 2014 में, और 2015 में जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, 7 और एलिगेशंस लगे हैं उनके ऊपर करप्शन के। एक आरोप है कि एक लैंड का स्कैम हुआ है, एक आरोप है कि वो सिल्क और मुगा इंडस्ट्री का सिंडिकेट चला रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी इन्होंने ज्वाइन करी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही इनके ऊपर। वैसे पॉलिटिशियंस की लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी वॉशिंग मशीन के अंदर घुसे हैं। शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येडुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार, इनमें से कई नेताओं को लेकर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे कि ये देखो कितना भ्रष्टाचारी है, एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, इन्हें वोट मत देना कभी। लेकिन इन सभी लीडर्स ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किया, सारी इन्वेस्टिगेशन रुक गई, सारे करप्शन स्कैम्स इनके भुला दिए गए। बीजेपी लीडर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, जहां सत्ता पाने के लिए भ्रष्टाचारियों का साथ लेना पड़े, ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करता। अगर सत्ता हाथ में आती है
तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। लेकिन वो जमाना ही कुछ और था। वो बीजेपी और आज की बीजेपी जो है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज जब नितिन गडकरी से सवाल किया जाता है मोदी के वॉशिंग पाउडर को लेकर, तो वो भी हंसते हंसते जवाब देते हैं कि बीजेपी का साबुन इको फ्रेंडली साबुन है। चुनाव में जीतना इंपॉर्टेंट होता है और जो जीता वही सिकंदर होता है। बीजेपी वाला जो साबुन है वो सबको साफ कर दे रहा है वॉशिंग मशीन। इको फ्रेंडली साबुन है। आप किसकी बात से ज्यादा सहमत हो, आज के नितिन गडकरी जी या पहले के अटल बिहारी वाजपेयी जी? कमेंट्स में लिख के बताना। पैसे का लालच और ईडी के प्रेशर के बाद भी अगर कोई ऑपोजिशन पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन नहीं करता तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चलती रहती है और कई केसेस में उन्हें बिना कॉन्विक्ट किए जेल में डाल दिया जाता है और कई महीनों तक वो जेल में पड़े रहते हैं। आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा ने बताया कि अगर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बैनर्जी, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव ये बीजेपी ज्वाइन कर लेना, ईडी और सीबीआई जितने भी केसेस इनके खिलाफ चला रही है वो सारे बंद हो जाएंगे इमीडिएटली और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जो जेल में डाल रखा है वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। अब कॉन्विक्शन के बाद किसी को सजा काटने के लिए जेल में डाला जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर कॉन्विक्ट प्रूफ करने से पहले ही ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेजा जा रहा है। सबसे खराब बात तो यह है कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती हैं वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार यह आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके हमारे डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल के गवर्नर पर यह ब्लेम गया। तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। पिछले साल केरला की सरकार ने तो यह तक आरोप लगाया था कि जो हम बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस पर 2-2 साल तक बैठे रहते हैं, उन बिल्स को अप्रूव ही नहीं होने देते। इस बात को लेकर केरला स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन भी करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर्स इस तरीके से बिल्स पर बैठ नहीं सकते, ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिल्ली में एलजी वर्सेस दिल्ली सरकार के बीच में जो इशू चला है उसके बारे में तो आप कई साल से सुनते आ रहे होंगे। सीएम केजरीवाल ने बार बार कहा है पिछले कई सालों में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी हमारे काम के बीच में इंटरफेरेंस करते हैं। इस बात को लेकर दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन भी सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी कहा था कि एलजी को इस तरीके से इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, असली पावर चुनी गई सरकार के हाथ में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? वो एक नया कानून ले आए दिल्ली सरकार की पावर्स को छीनने के लिए। GNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारी पावर्स जो दिल्ली सरकार के पास थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया एलजी के पास। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? जरा खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, आप अगर आप एक मोदी फैन हो तो एक सेकंड के लिए उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो और सच्चे दिल से अपने आप से पूछकर देखो, अगर प्रधानमंत्री मोदी को सही में देश की चिंता होती, देशवासियों की चिंता होती, तो क्या वो ऐसी हरकतें करते? अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि यार पक्का मुझे किसी ऑपोजिशन पार्टी ने फंड किया होगा इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन सच बता रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे फंड नहीं किया। मैं जो आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं वो असलियत है देश की। अगर आपको सही में देश की चिंता है तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए इन चीजों को देखकर। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक बीजेपी को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती हैं बीजेपी को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनीज ने बीजेपी को डोनेट किए जिन पर आईटी या ईडी की रेड पड़ी थी। तो क्या यहां पर इन कंपनीज को धमकाकर उनसे पैसा भी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है? क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहां मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, दोनों को मोर और लेस इक्वल कवरेज मिलेगी मीडिया पर। लेकिन हमारे मीडिया में क्या देखने को मिल रहा है? दिन रात 2400 घंटे सिर्फ सरकार की तारीफ करी जाती है, रूलिंग पार्टी की तारीफ करी जाती है, उन्हीं की ही चीजें सुनाई जाती हैं। देश की हर मां ये चाहती है कि
उसका बेटा प्रधानमंत्री मोदी जैसा बने और हर बेटा भी खुद को नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना चाहता है। मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। ऑपोजिशन पार्टीज चाहे पूरी की पूरी भारत जोड़ो यात्रा निकाल लें या अपनी प्रॉमिसेस जनता के सामने करें। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। आयुष्मान भारत स्कीम में 9 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 3 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। करोड़ों रुपए स्पेंड किए गए 3400 पेशेंट्स की ट्रीटमेंट पर जिन्हें ऑलरेडी मुर्दा घोषित कर दिया गया था। जब सीएजी की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई तो सीएजी के ऑफिसर्स का उठाकर ट्रांसफर कर दिया सरकार ने। क्या आपने खबर टीवी चैनल्स पर सुनी? नहीं सुनी होगी, कैसे पहुंचेगी आप? अच्छा, दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की रहती है कि लोग डेमोक्रेसी को मेजॉरिटेरियनिज्म से कंफ्यूज कर देते हैं। इमेजिन करो आप एक गाड़ी में बैठकर जा रहे हो 5 लोगों के साथ। एक बंदा उस गाड़ी में बैठा कहता है कि मुझे बहुत तेज म्यूजिक सुनना है, लाउड म्यूजिक चलाओ। वो अपने दोस्त और ड्राइवर को कन्विंस कर लेता है कि हाँ भाई लाउड म्यूजिक बजना चाहिए गाड़ी में। लेकिन आप ट्रैवल कर रहे हो अपने पिता के साथ जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। आप कहते हो कि नहीं, लाउड म्यूजिक नहीं बजना चाहिए। वो बंदा कहता है ठीक है, डेमोक्रेसी है, चलो वोट करते हैं। और 3 लोग वोट करते हैं कि लाउड म्यूजिक बजना चाहिए। आप और आपके पापा 2 लोग कहते हो कि नहीं बजना चाहिए। मेजॉरिटी ने वोट किया कि लाउड म्यूजिक बजना चाहिए, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब गाड़ी में तेज तेज लाउड म्यूजिक बजेगा। क्या ये सही मायनों में डेमोक्रेसी है? नहीं, ये स्टुपिडिटी है। इसका एक रियल लाइफ में छोटे स्केल पर एग्जांपल दूं तो एक गुड़गांव की सोसाइटी से इस सर्कुलर को देखिए। डियर रेजिडेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट 2-व्हीलर नॉट परमिटेड इनसाइड आवर सोसाइटी एज पर डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब सोसाइटी के अंदर सिर्फ गाड़ियां जाएंगी लेकिन स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स नहीं जा सकती। खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन देखो। भाई जो मैनेजमेंट है, RWA वाले हैं, उन्हें लोगों ने ही तो इलेक्ट किया है। तो आपको अगर ये रूल पसंद नहीं आ रहा आप चुप बैठे रहो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का यहाँ पर कंसेंट है, उन्होंने ही RWA वालों को इलेक्ट किया है। जो लोग डेमोक्रेसी और मेजॉरिटेरियनिज्म को कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे से, उनकी यही सोच होगी। ये सिर्फ एक सोसाइटी की बात नहीं है, ढेरों सोसाइटीज हैं ऐसी देश भर में जहां पर एक से बढ़कर एक स्टूपिड रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। 2019 के इस आर्टिकल को देखिए। एक बैंक एम्प्लॉय कह रही है कि उनकी बहन को कोई अपार्टमेंट रेंट पर ही नहीं मिला क्योंकि बहुत सी RWAs ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बहन एयर हॉस्टेस थी। कुछ सोसाइटीज कहती हैं कि हम एयर हॉस्टेस को अपार्टमेंट रेंट पर नहीं दे सकते अपनी सोसाइटी में क्योंकि उनके ऑड टाइमिंग्स होते हैं। अक्सर ये RWAs जो चाहे वो उठपटांग रूल बना देते हैं। जैसे नोएडा की कुछ सोसाइटीज में एंट्री और एग्जिट फीस लगाई गई है कि आप हमारी सोसाइटी में एक अपार्टमेंट रेंट करना चाहते हो तो उसकी एक एंट्री फीस देनी पड़ेगी और जो रेंट आप लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो वो तो वैसे ही पे करोगे, लेकिन और जब छोड़कर जाओगे हमारी सोसाइटी अब एक एग्जिट फीस भी है। देश में लोकल लेवल पर जो मेजॉरिटेरियनिज्म देखने को मिलता है ये RWAs उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ लोगों की यही सोच रहती है पॉलिटिशियंस और सरकारों को लेकर भी कि एक बारी हमने पॉलिटिशियंस को इलेक्ट कर दिया, वो पावर में आ गए तो वो जो चाहे वो रूल बना सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पर 4 शब्द बड़े क्लियरली लिखे हुए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस। ये 4 शब्द डेमोक्रेसी के कॉर्नरस्टोन्स हैं। इनफैक्ट डॉक्टर अंबेडकर तो एक स्टेप और आगे चले गए थे। उन्होंने कहा था कि ये 4 शब्द जिंदगी की प्रिंसिपल्स हैं। तो मेजॉरिटी वोट का मतलब ये नहीं कि आप किसी के नेचुरल राइट्स छीन सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो और नॉनसेंस रूल्स बना सकते हो। यही रीजन है कि सरकार के द्वारा लिए गए कुछ फैसलों को हम कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट की भाषा में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को स्ट्राइक डाउन किया, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने यह आर्बिट्ररी रूल बनाया था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और जनता के खिलाफ थी, इसकी बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा लेट फैसला लिया, लेकिन कम से कम सही फैसला लिया यहां पर डेमोक्रेसी और जनता के फेवर में। लेकिन सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। एक असली डेमोक्रेसी में ये काम ऑपोजिशन का भी है, मीडिया का भी है, सिविल सोसाइटी का भी है और जनता का भी है। और इसी रीजन से आरटीआई जैसे मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि हमें डेटा मिल पाए सरकार के बारे में। सेम रीजन की वजह से मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराएगा। लेकिन आज के दिन की हालत क्या है? टिल डेट प्रधानमंत्री मोदी ने 0 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी हैं जहां पर अनस्क्रिप्टेड सवाल उनसे पूछे गए हों। अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ो, एक अनस्क्रिप्टेड सवाल तक सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कम से कम 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी या प्रेस को एड्रेस किया था। हमारे देश में जब आखिरी बारी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, उस दिन को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उस आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 62 अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से और 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट मौजूद थे। एक सच्ची डेमोक्रेसी में यही अकाउंटेबिलिटी रीजन है जिसकी वजह से पब्लिक को भी प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाता है। अगर हमारे देश के द्वारा चुने गए मैनेजर्स आरटीआई के सामने अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, मीडिया के सामने अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते, तो जनता के सामने तो उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। इसका एक पॉजिटिव एग्जांपल हाल ही में यूपी में देखने को मिला, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब अनडेमोक्रेटिक रूल बनाया। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के लिए गाइडलाइंस हैं कि वो लड़कियों के लिए क्लासेस रात के 8 बजे के बाद ना कंडक्ट करें। अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और सरकार ने अपनी तरफ से क्या जस्टिफिकेशन दिया? ये लड़कियों की सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या इस बात में कोई सेंस है? लड़कियों को जिनसे खतरा है उनको कंट्रोल करने की बजाय आप लड़कियों को पिंजरों में डाल रहे हो। बहुत सी सोशल एक्टिविटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इन रूल्स के खिलाफ, और प्रोटेस्ट के बाद यूपी गवर्नमेंट ने इस बैन को वापस भी ले लिया। ये छोटा सा इंसिडेंट दिखाता है कि जनता की क्या ताकत है एक डेमोक्रेसी में। लेकिन अगर लोगों से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लिया जाए तो? हाल ही में जब किसान दोबारा से उतरे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो सरकार ने नोकीली कीलों के साथ उनका स्वागत किया। कुछ जगहों पर सड़कों की खुदाई कर दी गई, सड़कों को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए। फिर किसानों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर टीयर गैस फेंकी गई, वो भी ड्रोन्स का इस्तेमाल करके, मानो ये कोई वॉर जोन हो। जो फोटोज थी बॉर्डर की क्रॉसिंग की, ऐसा लग रहा था कि देश का ये बॉर्डर हो चाइना के साथ। वहां भी इस तरीके से इंतजाम नहीं किए होते। और खबरों में अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम से कम 3 किसान अंधे हो गए पुलिस के द्वारा चलाई गई इन रबर बुलेट्स की वजह से। इस प्रोटेस्ट के पीछे क्या कारण है, किसानों की क्या मांगे हैं, इसकी बात एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी के लिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट यहां पर यह है कि एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने वाले आम इंसान को सरकार इस तरीके से ट्रीट करे, क्या यह सही है? इससे पहले रेसलर्स प्रोटेस्ट हुआ, वहां भी वही बर्ताव देखा गया पुलिस का। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में भी यही देखा गया। कितने ही किसानों की जानें गई उस प्रोटेस्ट के दौरान। 2021 के इस आर्टिकल के अनुसार कम से कम 600 किसान मारे गए थे उन पिछले फार्मर्स प्रोटेस्ट में। और ये तो वो प्रोटेस्ट है जिनकी बात आपको खबरों में थोड़ी सुनने को मिल जाती है, क्योंकि एक लिमिट से ज्यादा बड़े हो गए हैं प्रोटेस्ट। इसके अलावा जो ज्यादातर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं पिछले सालों में, उनकी तो कभी खबरों में बात तक ही नहीं करी गई। क्या आप जानते थे 240 दिन से ज्यादा लंबे चले कश्मीरी पंडित के प्रोटेस्ट के बारे में? सरकारी एम्प्लॉइज जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या 400 दिन लंबा चल रहा प्रोटेस्ट हिसार में दूरदर्शन केंद्र के क्लोजिंग के खिलाफ, या पिछले साल हुआ डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट, या अनएम्प्लॉयड यूथ का प्रोटेस्ट। ये मत समझना कि आपका यहां पर कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि आप इन प्रोटेस्ट में भाग नहीं ले रहे, क्योंकि कल को अगर आपके साथ कुछ भी अन्याय होता है, सरकार कोई भी ऐसा फैसला ले लेती है जो आपके खिलाफ जाता हो, और आप अपनी आवाज उठाने के लिए प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, तो क्या लगता है आपको ऐसे ट्रीट नहीं किया जाएगा जैसे इन किसानों को आज ट्रीट किया जा रहा है? आपको स्पेशल हो क्या? अगर सरकार सभी प्रोटेस्टर्स को इसी तरीके से ट्रीट कर रही है तो आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी। अब ये सवाल जो मैंने आपसे वीडियो के शुरू में पूछा था, मैं दोबारा पूछना चाहूंगा, क्या डेमोक्रेसी आज के दिन देश में अभी भी जिंदा है क्या? आपका जवाब इसको लेकर कुछ भी हो, लेकिन एक चीज तो पक्की है, अगर हालात इसी तरीके से बिगड़ते रहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा नॉर्थ कोरिया और रशिया के लेवल तक गिरने में, जहां डेमोक्रेसी नाम में तो जरूर होगी, इलेक्शंस भी कराई जाएंगी, लेकिन असल मायनों में डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार हो चुका हो। दोस्तों,
ध्रुव राठी जी ऐसी ही वीडियो लाते हैं, वो समाज में फैली बुराइयों को दर्शाते हैं, दिखाते हैं, उनका बयान करते हैं, खुलासा करते हैं, जिससे समाज में जो अंधभक्ति फैली हुई है शायद कुछ हद तक दूर हो सके, लोग समझ सके कि हमारा देश और हमारा देश का संविधान किस हद तक खतरे में है। देखिए, न तो हिंदुस्तान में मुस्लिम खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न क्रिश्चियन खतरे में है, न बौद्ध खतरे में है, न जैन खतरे में है, न ईसाई खतरे में है। खतरे में कोई भी नहीं है दोस्तों, ये हम भी जानते हैं और आप भी बखूबी जानते हैं। अगर खतरे में है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा संविधान खतरे में, हमारा पूरा देश ही खतरे में है। अगर खतरा मंडरा रहा है तो हमारे संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। बाकी जुल्म तो हो रहा है, दलितों पर हो रहा है और अल्पसंख्यकों पर हो रहा है। जुल्म तो हो रहा है, चाहे वो 2% हो, चाहे 20% हो, चाहे वो 5% हो, 1% हो, यानी कि दलित हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन, क्रिश्चियन, कोई भी हो, जुल्म के तो शिकार हो रहे हैं। चर्च भी तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद भी तोड़े जा रहे हैं, मदरसे भी तोड़े जा रहे हैं, मणिपुर भी जल रहा है, लद्दाख भी जल रहा है, अभी हल्द्वानी भी जली थी और आगे उससे पहले नूह जला था, हरियाणा जला था। हमारे देश में सिर्फ जल ही रहा है, लेकिन आग बुझाने के लिए लोग तड़प रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब छीन लिया गया है। तो दोस्तों, ध्रुव राठी जी ने जो हमें बताने और समझाने की कोशिश की है, तो जरा से सुनिए और आप भी समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और इसे अपने दोस्तों में बहुत बहुत शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट करिए, जिस तरह इसी तरह की वीडियो लाकर आपको शेयर करते रहें और आपको जानकारी देते रहें। धन्यवाद।